बच्चों, अभी बारिश का मौसम है और सभी जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पिछले कुछ सप्ताह से हम लोग बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के उपरांत आने वाली समस्याओं और उससे बचाव के बारे में जान रहे हैं और सीख रहे हैं। बच्चों, आज मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार में हम ये जानेंगे कि बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के उपरांत आने वाली समस्याओं और उससे बचाव के बारे में क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब हमें रिलीफ कैंप जाना पड़े तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हम क्या क्या सावधानियां बरतेंगे, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। और दूषित पानी को, संक्रमित पानी को बाढ़ के दौरान शुद्ध करके पीने योग्य कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि बाढ़ के दौरान पेयजल, स्वच्छता एवं साफ सफाई का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। बच्चों, आज हमारे साथ यूनिसेफ पटना से श्रीमती प्रमीला मनोहरन जी हैं, जो यूनिसेफ में शिक्षा विशेषज्ञ हैं। बाढ़ के दौरान बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बरकरार रहे, इसके संबंध में उनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। बच्चों, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के एपिसोड के अंत तक जरूर मिल जाएंगे। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? तो आज के एपिसोड को बहुत ध्यान से सुने और देखें। चलिए आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग बाढ़ के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हेतु क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बाढ़ के दौरान कोरोना संक्रमण से बचने हेतु व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें तथा अपने हाथों को बार बार धोएं। बाढ़ के दौरान अपने घर एवं परिवेश को नियमित रूप से साफ करते रहें। बाढ़ एवं कोरोना संक्रमण जोखिम को देखते हुए रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने हेतु नियमित व्यायाम करें तथा पौष्टिक भोजन का सेवन करें। छींकने और खांसने के दौरान अपने मुंह को ढकें। यदि कोई खांस या छींक रहा है तो उससे उचित दूरी बनाकर रहें। बाढ़ के समय सार्वजनिक स्थानों अथवा रिलीफ कैंपों में इधर उधर ना थूकें। रिलीफ कैंप में हमेशा मास्क का उपयोग करें। रिलीफ कैंप में भीड़ न लगाएं तथा 2 गज की दूरी का पालन करें। बाढ़ के समय में सार्वजनिक समारोह में भाग ना लें तथा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। अगर बाढ़ का पानी आपके गली मोहल्ले में जमा हो और उस पानी से होकर आना जाना कर रहे हैं तो घर आने पर तुरंत स्नान करें। नाव पर यात्रा करते समय शारीरिक दूरी बनाए रखें और हमेशा मास्क का उपयोग करें। बाढ़ के दौरान संक्रमित चीजों को न छुएं तथा संक्रमित जगहों पर न जाएं। बाढ़ के दौरान एवं उपरांत कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एक दूसरे से हाथ न मिलाएं तथा गले नहीं मिलें, केवल हाथ जोड़कर अभिवादन करें। वृद्धजन, दिव्यांग, बच्चे एवं महिलाओं की विशेष देखरेख करें। सभी घोषणाएं एवं चेतावनियों को ध्यान से सुनें और दूसरों को भी बताएं। कोरोना एक महामारी है, अब अपने व्यवहार में परिवर्तन कर इसके साथ जीना सीखें। अफवाह न फैलाएं और अफवाहों से बचें। चक्र में बताए जा रहे बातों को अपनाएं, जैसे मास्क पहनें, घर साफ रखें, हाथों को बार बार धोएं, खांसते या छींकते समय मुंह ढकें, सामाजिक दूरी बनाएं, बेवजह घर से बाहर ना जाएं। बच्चों, अब रिलीफ कैंप में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में जानते हैं। शारीरिक दूरी बनाकर रहें। मास्क का प्रयोग हमेशा करना है। साबुन से हाथ धोते रहें। रिलीफ कैंप की साफ सफाई में मदद करें। इधर उधर ना खेलें, विषैले जीव जंतु का खतरा बना रहता है। व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। हमेशा अपने माँ पिताजी के साथ रहें। कोरोना किट अपने साथ रखें और इसका उपयोग करें। इसमें प्रति व्यक्ति 2 मास्क सूती कपड़े से बना, जिसे धोकर पुनः उपयोग किया जा सकता है। साबुन, सैनिटाइजर, लिक्विड सोप जरूर रखें। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, पुनः आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्रीमती प्रमीला मनोहरन जी हैं, जो यूनिसेफ बिहार ऑफिस में शिक्षा विशेषज्ञ हैं।
हम इनसे बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के उपरांत बच्चों के शैक्षणिक गतिविधियों को बरकरार रखने के संबंध में ढेर सारी बातें करेंगे और इन मुद्दों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के सुरक्षित शनिवार के इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलने के लिए दिया गया इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण अभी सभी विद्यालय कई महीनों से बंद हैं। सभी बच्चे घर में हैं। मैम, बच्चों को बताएं कि शिक्षण कार्य की निरंतरता को बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से किस प्रकार की पहल की जा रही है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, कोविड के कारण स्कूल्स बंद है, पढ़ाई नहीं चल रही है, मगर बिहार सरकार बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा डीडी बिहार में टेलीविजन प्रोग्राम शुरू कर चुकी है अप्रैल से। इस कार्यक्रम सुबह 9 से 12 बजे तक, दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक चलती है। ये क्लास 1 से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई चलती है। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक क्लास 6, 7, 8 के लिए, 10 बजे से 11 बजे तक क्लास 11 और 12 के लिए, 11 बजे से 12 बजे तक क्लास 9 और 10 के लिए, दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक क्लास 1 और 2 के लिए, 4 बजे से 5 बजे तक क्लास 3, 4, 5, 3, 4 और 5 के लिए पढ़ाई चलती है। इसमें बच्चों को पढ़ाई वीडियो के द्वारा सिखाया जाता है। इसमें बहुत सारा वीडियोस है, जो वीडियोस आपको आसानी से जो कॉन्सेप्ट्स आपको सीखनी है, आपकी जो पढ़ाई है आपके टेक्स्ट बुक्स में है, वो आसानी से आपको समझ में आने के लिए ये वीडियोस बना है। ये आपके लिए बहुत मनोरंजक भी रहेगा, आप आसानी से सीख पाएंगे। इसके अलावा सैटरडेज में आप लोग जानते हैं, शनिवार में सुरक्षित शनिवार मनाई जाती है। बाढ़ के बारे में भी आप लोग सीखते आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं, स्कूल में हर महीना वातावरण के मुताबिक जो जो आप लोगों को सामना करना पड़ता है, कठिनाई सामना करना पड़ता है, इसके लिए आपको क्या करना है, वो सुरक्षित शनिवार के माध्यम से आप लोग सीखते हैं। और संडे आप लोगों के लिए फन डे है। इसमें आपके लिए बहुत सारा आर्ट्स, क्राफ्ट्स, म्यूजिक, डांस, ये सब सिखाया जा रहा है। दूरदर्शन के अलावा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, इसका नाम है उन्नयन ऐप। इस उन्नयन ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्लास 6 और 12वीं बच्चों के लिए है। 6 से 12वीं तक से 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के लिए सभी लेसन्स इसमें उपलब्ध है। इसमें असेसमेंट भी शामिल है। क्विज के माध्यम से आप लोग अपना आंसर भी दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने पूरा लेसन्स वीडियो के माध्यम से। और इसमें एक और चीज़ है, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। आपकी नोडल टीचर्स नियुक्त है, वो लोग आपकी जो भी सवाल है उसके उत्तर देंगे। इसके अलावा उन्नयन का जो टेक्निकल टीम है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है, वो लोग भी आपकी जो भी सवाल है उसकी जवाब ज़रूर देंगे। इसके अलावा बिहार सरकार ने विद्यावाहिनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है। बिहार की टेक्स्ट बुक क्लास 1 से 12वीं तक की टेक्स्ट बुक्स इसमें उपलब्ध है। आप लोग इस टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। इस हेल्पलाइन नंबर है 9431043527। एक और बार मैं बोलना चाहूँगी, 9431043527। BEPCDDprogram@gmail.com
BEPC.com करके एक ईमेल आईडी भी है। BEPCDDprogram@gmail.com करके एक ईमेल आईडी भी है, आप इसमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कार्यक्रम भी शुरू है, वो कार्यक्रम है मिस कॉल दो कहानी सुनो। ये छोटे बच्चों के लिए है। ये छोटे बच्चे मिस कॉल दे सकते हैं, उनके लिए बहुत सारा कहानियाँ हैं। इसके लिए नंबर है 08033094243। बिहार हर वर्ष बाढ़ की त्रासदी झेलता है। बाढ़ की वजह से बच्चों के शैक्षणिक गतिविधि एवं बच्चों के बौद्धिक विकास पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताएं। हम सभी लोग जानते हैं बाढ़ हर साल आती है। ये हर साल आती है, इसका मतलब ये नहीं है हम सब लोग इसके लिए तैयार हैं। बाढ़ एक आपदा है, ये साधारण स्थिति नहीं है। जब बाढ़ आती है, अचानक आती है, कुछ समय में बारिश के कारण यदि बाढ़ आ जाती है, हमको पता है बाढ़ आने वाली है, सूचना मिल जाती है, हम कुछ सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। यदि अचानक बाढ़ आ जाती है, आप समझ लीजिए बच्चों की परिस्थिति, उनकी घर में जो भी था वो सब भीग जाती है, बह भी जाती है, सब कुछ हो जाते हैं लोग। और उनके लिए ये एक बेचैनी की समय है। बच्चों के लिए समझ में भी नहीं आता है क्या करें। अपने माता पिता को देखते हैं, वो दुख में है, खाना कहाँ से आएगा, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, ये सब सवालें उनके सामने आ जाती हैं। इसीलिए उनके माँ बाप भी अपने जीवन के बारे में दुख में रहते हैं। इस माहौल में बच्चों की मानसिक स्थिति में बहुत बदलाव आता है। बच्चे बेचैनी में चले जाते हैं, घबरा जाते हैं, और उनके लिए इस स्थिति में सुरक्षा बहुत बहुत आवश्यक है। मैम, आपके अनुसार बाढ़ आने के पहले बच्चों को कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि वो अपने पठन पाठन की सामग्री को बाढ़ के नुकसान से बचा सकें। बाढ़ के पहले बहुत सारे चीज बच्चे कर सकते हैं। पहले अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है, आपको जानना है। आप इस पूरे महीना सुरक्षित शनिवार की दूरदर्शन प्रोग्राम के माध्यम से आप लोग सीखते आ रहे हैं। पहले एपिसोड में आप लोग देखे होंगे कैसे अपने घर की मुख्य दस्तावेज को सुरक्षित रखना, जैसे आपकी रेशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, कुछ सर्टिफिकेट हो, उन सब को एक प्लास्टिक के अंदर डालकर आपके घर में कुछ अलमीरा हो या कुछ ऊंचे स्थल हो वहां पर रखने के लिए। ऐसे ही आपकी पूरे पठन पाठक की सामग्री को भी आप लोग रख सकते हैं। प्लास्टिक के अंदर आप लोग रख सकते हैं कुछ ऊंचे स्थल में। यदि ऐसा स्थल आपके घर में ना है तो आप इन सब को एक प्लास्टिक कवर में डालकर अपने साथ सुरक्षित रख सकते हैं। जब बाढ़ आ जाती है आप इसको अपने साथ लेकर भी जा सकते हैं। दूसरा एक और चीज भी है, आप लोग अपने माँ बाप को मदद कर सकते हैं। बाढ़ के समय में वो लोग दूसरे काम में व्यस्त रहते हैं। आप लोग अपने लिए पानी और कुछ खाने की सूखे पदार्थ को भी आप लोग अपने साथ रेडी रख सकते हैं, जैसे बिस्किट और ये सब। ये इसके दौरान आप लोग अपने माँ बाप को भी मदद कर सकते हैं। बाढ़ से विद्यालय भवन की क्षति, विद्यालय में उपलब्ध पठन सामग्रियों एवं अन्य शैक्षिक सामग्रियों के नुकसान से बचने के लिए विद्यालय प्रबंधन को क्या तैयारियां करनी चाहिए, जिससे कि बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। बाढ़ से बचने के लिए स्कूल में बहुत सारी तैयारियां करना पड़ेगा। पहले स्कूल की रजिस्टर्स और स्कूल की पठन पाठक की सामग्री, इन सब को एक सुरक्षित स्थल पर रखना पड़ेगा। यदि आपकी स्कूल में फर्स्ट फ्लोर है, पहला मंजिल है,
वहाँ पर भी आप लोग ये सब रजिस्टर, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, आपकी जो मॉड्यूल्स है, बच्चों की किताब है, इन सब को आप लोग सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आपके पास पहला मंजिल नहीं है, आप अपने स्कूल में यदि अलमीरा है, अलमीरा के ऊपर रख सकते हैं। यदि आपके पास टेबल है, 2 टेबल को एक के ऊपर एक रखकर उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं, ताकि बाढ़ की पानी वहां तक ना पहुंचे। स्कूल प्रबंधक कमेटी स्कूल के लिए मदद कर सकते हैं। जैसे यदि आपकी स्कूल लो लाइंग एरिया में है और पानी एक ऊपर स्थल से नीचे आती है, आप उस प्लेस में कुछ मिट्टी वगैरह डालकर उस पानी को रोका जा सकता है, ताकि वो स्कूल के अंदर ना जाए। ये सब भी कम्युनिटी के लोग, गांव के लोग मदद दे सकते हैं स्कूल के लिए, ताकि बच्चों की स्कूल में पढ़ाई की रुकावट ना आए। और स्कूल एक स्थल भी है, जब बाढ़ आ जाती है लोग आकर बसते हैं। इसके कारण क्लासरूम में जो जो सामान है, बाढ़ के पहले उस सामान को वो क्लास की शिक्षक और हेडमास्टर इन सभी सामान को एक अलमीरा या एक बक्सा में डालकर अपने स्कूल की जो जहाँ कमरा में लोग नहीं रहते हैं या ऊपर कुछ खाली कमरा है, उसमें रखना चाहिए, ताकि ये सामग्री टूट ना जाए या सामग्री पूरी तरीके से बिगड़ ना जाए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, बाढ़ के पहले एक पूरा रजिस्टर में क्या क्या सामान है उसके बारे में लिखे और देखें कौन सा सामान कहाँ पर रखना चाहिए, कैसे इसके लिए व्यवहार करें और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। ये सब एक रजिस्टर में स्कूल की हेडमास्टर अपने शिक्षकों के साथ मिलकर लिख सकते हैं। इसके लिए वो लोग अपना जो भी करना है उसको प्लास्टिक पेपर में बांधना है, इसमें बच्चों को भी आप शामिल कर सकते हैं। जो मुख्य दस्तावेज है उसको प्लास्टिक में डालकर ऊपर रखना, नोटबुक को बच्चों के अपने क्लासरूम की जो मटेरियल है, जैसे चार्ट हो या कुछ TLM हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो, बच्चों ने बनाया, शिक्षक ने बनाया, ये सब को इकट्ठा कर एक बॉक्स में डालकर आप ऊपर रख सकते हैं। इसमें बच्चों को भी आप शामिल कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, यदि आपकी स्कूल में रिलीफ सेंटर खोला जाए, तब भी आपकी जो मटेरियल्स है उसके लिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं आएगी। मैम, आपके अनुसार बाढ़ के दौरान रिलीफ कैंप में बच्चों के शिक्षण कार्य की निरंतरता बनाए रखने के लिए किस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए? बाढ़ के समय में रिलीफ कैंप्स में चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस बहुत ज़रूरी है। ऐसा चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस होना चाहिए, वो सुरक्षित हो, जहाँ पर बच्चों के लिए प्यार मिले। आपदा के कारण बच्चों के मन में भय होता है, दुख होता है। इस भय और दुख को दूर करने के लिए ये चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपदा के समय में पहले साइकोसोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये साइकोसोशल सपोर्ट के लिए आपको बड़ा बड़ा थेरेपिस्ट ये लोग नहीं चाहिए। आप बच्चों के साथ पहले सुने वो क्या बात करना चाहते हैं, वो पहले उनकी आवाज़ को सुनिए, बड़ों को बोलिए, पेरेंट्स को बोलिए, बच्चे की जो मन में है, जो बात करना चाहते हैं उसको सुने। ये चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस ऐसा जगह है जहाँ पर बच्चे खुलकर आ सकते हैं। इस चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस में आप लोग बहुत सारा कार्यक्रम कर सकते हैं। बच्चों के लिए खेल की व्यवस्था हो सकती है। इस खेल के लिए आपको बैट और बॉल इस सब की ज़रूरत नहीं है। जो स्थानीय खेल होती है, बिना बैट और बॉल से खेला जा सकता है, वो हम लोग कर सकते हैं। जो स्थानीय गीत होती है उसको यूज़ कर सकते हैं।
वो जो नाच होता है, जो बच्चे घर में नाचते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, उसी सब चीज़ जो बच्चे पहले से जानते हैं, उस जो स्थानीय है जहाँ की, उस राज्य की जो गीत है, वो सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस में एक बड़ा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बच्चों की उम्र के अनुसार एक्टिविटीज होना चाहिए। यदि छोटा बच्चा है 3 साल से 6 साल तक, उन बच्चों के लिए अलग एक्टिविटीज होना चाहिए। वो बच्चे मिट्टी से भी खेल सकते हैं, मिट्टी से कुछ बनाना, कुछ ड्राइंग करना, खेलना, वो सब उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और 6 साल से 10 साल तक एक ग्रुप हो सकती है, 10 से 14 तक एक ग्रुप हो सकती है, और 14 के ऊपर एक और ग्रुप हो सकती है। कम से कम आपके पास 4 और 5 ग्रुप होना ही चाहिए, ताकि सभी बच्चों को मौका मिले वो सभी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें। जैसे एक ग्रुप खेल में है, एक ग्रुप ड्राइंग में जा सकती है, एक ग्रुप गाना में जा सकता है, एक ग्रुप नाच में जा सकता है। इसमें आपको मदद के लिए गांव की मुखिया के द्वारा गांव में जो युवक और युवती है उनको शामिल कर सकते हैं, जो अपना स्कूल पढ़ाई खत्म कर चुके हैं या अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर चुकी हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। वो लोग वॉलंटियर के रूप में आपके साथ मदद कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। साइकोसोशल सपोर्ट आपदा के समय में बच्चों को मानसिक स्थिति को बरकरार रखती है। पहले इसमें हमको ध्यान देना है उनकी पढ़ाई में जाने के पहले। ये सेफ स्पेसेस में आपको एक और चीज़ की बहुत ज़रूरत है, जो बच्चे दिव्यांग है उनको भी शामिल करना है। इसीलिए पहले रिलीफ कैंप में आपको ये देखनी है कितने बच्चे हैं, उनकी उम्र क्या है, वो स्कूल में कौन से क्लास में थे, उनकी क्या क्या आवश्यकता है। उसके बाद आप प्लान कीजिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे। इसके लिए आपको कितने वॉलंटियर्स चाहिए। आप गांव में मुखिया के साथ डिस्कस कर सकते हैं। यदि उसी गांव में कुछ शिक्षक हो या कुछ आंगनवाड़ी वर्कर हो या आशा दीदी हो, इन सबको भी हम शामिल कर सकते हैं, ताकि ये लोग चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस में आपको मदद करें। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए एक सुरक्षित चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस बनाकर बच्चों के लिए ये मौका दे वो खुलकर जिए आपदा के समय में भी। मैम, इस एपिसोड में शामिल होने के लिए और इतनी सारी जानकारियों से अवगत कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हम लोगों ने चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस और आपदा में शिक्षा को कैसे जारी रखें, सब देखें। मैं आशा रखती हूँ आप लोग इसको सुने और अपने जीवन में इसको पालन करें। सभी को धन्यवाद। आप सुरक्षित रहें, घर में रहें। प्यारे बच्चों, नमस्ते। नमस्ते। आज के सत्र में आपने बाढ़ एवं उससे बचाव के उपाय के बारे में जाना। बच्चों, अभी मानसून का समय है, बाढ़ आने की संभावना अत्यधिक है। बाढ़ आने के बाद ऐसा होता है कि पेयजल स्रोत जितने भी हैं, पानी पीने के जो स्रोत हैं, वो सारे डूब जाते हैं, चापाकल वगैरह सारे डूब जाते हैं। तो उससे बाढ़ के पानी से चापाकल में संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है और वो पानी प्रदूषित हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, जिससे पीने से किसी को बीमारी कोई हो सकता है। तो इसी को उस संक्रमित पानी को हम प्रदूषित मुक्त करने के लिए, संक्रमण मुक्त करने के लिए कुछ विधियों के बारे में आज बताएंगे, कुछ तरीकों के बारे में बताएंगे जिसका प्रदर्शन अभी हम करने वाले हैं। इसके लिए मुख्यतः 4 तरह की विधि है, 4 तरह के तरीके हैं, जिससे आप स्थानीय स्तर पर इसका संक्रमण मुक्त संक्रमित पानी को आप संक्रमण मुक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग इस प्रदर्शन को आगे देखें। बच्चों,
अभी हम पहला तरीके के रूप में देखेंगे, पहला विधि के रूप में देखेंगे कि हम बाढ़ के का पानी जो है जिसमें मिट्टी और गाद या अन्य गंदगी घुला हुआ है उसे कैसे साफ़ करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हम लोग एक बाल्टी में बाढ़ का पानी, गंदा पानी ले लेते हैं और उसे हम लोग उसके बाद एक फिटकिरी लिया जाता है। आप लोग गांव में यूज होता होगा, फिटकिरी जानते हैं। ये फिटकिरी का ढेला है जिसको हम लोग एक धागे के सहारे बांध दिया है। आप देख रहे हैं कि एक धागे के सहारे बांध दिया है और इस फिटकिरी जो गंदा पानी बाल्टी में रखा हुआ है उसके अंदर इसको डाल करके 3 से 4 मिनट हम लोग चलाते हैं। तो आप देखेंगे, अब आगे देखिए कि कैसे इसको ओसियन को मैं दे रहा हूँ कि ये इसमें डाल के इसको चलाएगी। और उससे क्या होता है कि ये जब चलाते रहे, लेकिन इसको ध्यान रहे कि ये उतना ही देर इसको घुमाना है कि जितना देर ज़्यादा देर अगर घुमा देंगे इसको तो फिटकिरी घुल करके पानी में मिल जाएगा और पानी का स्वाद तीखा हो जाएगा। तो इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसको ज़्यादा देर घुमाना नहीं है, 2, 4, 5 मिनट इसको घुमाते रहना है इसमें। तो आप स्वतः देखेंगे इसके बाद कि ये जो है इसकी गंदगी, इसमें जो मिट्टी और गाद ये सब घुले हुए हैं वो सब अंदर बैठ जाएंगे। और 15-20 मिनट इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे दूसरे बर्तन में आप उड़ेल लेंगे। तदुपरांत आप वो पीने योग्य पानी नहीं हुआ है अभी। क्यों? इसलिए कि इसमें से केवल मिट्टी और गाद ही अलग हुए हैं। इससे कीटाणु जो इसमें हैं, बैक्टीरिया और वायरस जो आए हैं बाढ़ के पानी के साथ, वो नहीं अलग हुए हैं, वो संक्रमण मुक्त नहीं हुए हैं। अब ये क्या हुआ है, केवल जो गंदा पानी लग रहा था वो केवल साफ हुआ है। तो अब इसको हम लोग संक्रमण मुक्त करने के लिए दूसरी विधि तरीके अपनाएंगे, तब जाकर के ये कीटाणु मुक्त होगा। बच्चों, आप लोगों ने देखा कि ये फिटकिरी घुमाया हुआ जो गंदा पानी था उसको अब हम वो सारी गंदगी नीचे बैठ गया। मैं इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया और 10-15 मिनट के बाद मैं इस पानी को दूसरे बर्तन में उड़ेल रहा हूँ, दूसरे में पलट कर रख रहा हूँ। और ध्यान रहे इसमें कि जो नीचे का पानी है उसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि नीचे गंदगी बैठी हुई है। फिर भी आप अब ये पूरा पानी गिर गया, इसमें जो गंदगी थी वो इस बाल्टी के नीचे बैठ गया है और अब इसमें पानी तो आ गया है साफ, पानी हो गया है साफ जिसमें गंदगी नहीं है, लेकिन ये संक्रमण मुक्त नहीं हुआ है। अब संक्रमण मुक्त इसको करने के लिए हम इस पानी को दूसरी विधि अपनाएंगे ताकि इसमें जितने कीटाणु सब हैं जो बाढ़ के पानी के साथ आया है वो कैसे मर जाए, उसके लिए हम लोग दूसरे तरीके को अपनाएंगे। वो तरीका आप आगे देखिए। बच्चों, आप लोगों ने देखा कि मैंने फिटकिरी से कैसे बताया कि फिटकिरी से कैसे साफ़ हो सकता है पानी। उसके बाद वो फिटकिरी से साफ़ किया हुआ पानी को हम लोगों ने देख रहे हैं, जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे कि हमने एक बाल्टी में लिया, लगभग इसमें 15 से 20 लीटर पानी है और एक जग में 1 लीटर पानी लिया। अब इसको हमें संक्रमण मुक्त करना है, इससे कीटाणु को मारना है। तो मारने के लिए हम लोगों ने 2 प्रकार के हैलोजन टैबलेट या क्लोरीन का टैबलेट जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब इसमें यह क्लोरीन का टैबलेट या हैलोजन का टैबलेट ये 2 तरह के आते हैं, 2 पावर के आते हैं। एक है 4 mg का, एक है 75 mg का। तो दोनों में देख रहे होंगे साइज में एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ये हैलोजन टैबलेट है जो आप देख रहे हैं कि 2 अलग अलग साइज में है। ये जो छोटा है वो 4 mg है और ये बड़ा है जो 75 mg है। अब इसको हम लोग अलग अलग पानी जो है मात्रा में, अलग अलग पानी के मात्रा में इसका उपयोग करेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने बताया था
कि इस जो छोटा वाला टैबलेट है 4 mg का टैबलेट है उसको हम लोग 1 लीटर पानी में उपयोग करेंगे। और इसको इस 1 लीटर के पानी में आप देख रहे हैं कि हम इस छोटे वाले टैबलेट को डाल दे रहे हैं। बच्चों, जैसा कि हमने बताया, एक छोटा टैबलेट को हम लोगों ने 1 लीटर के पानी में डाला। ये बड़ा टैबलेट जो 75 mg का है वो बड़ा टैबलेट है और इसको हम लोग 20 से 25 लीटर पानी में एक बाल्टी में इसको डालेंगे और थोड़ा देर छोड़ देंगे। डालने के बाद उसके बाद ये पानी संक्रमण मुक्त हो जाएगा, इससे कीटाणु मर जाएंगे और ये संक्रमण मुक्त होने के बाद इसको पानी पीने के लायक आप उपयोग में ला सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग जिस पानी की गंदगी को हमने साफ कर किया फिटकरी से, उसको अब संक्रमण मुक्त करने के लिए दूसरी विधि का हम लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसे आप ध्यान से देखें। दूसरी विधि में करते क्या है, एक कांच के बोतल में वो फिटकरी से साफ किया हुआ पानी या बाढ़ का कोई साफ पानी जिसमें गंदगी न घुला हो, उसको एक कांच के शीशी में हम लोग ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि उसका ढक्कन लगा करके बंद करके और उसको खुले धूप में हम लोग काले कपड़े या काले रंग का कागज कोई भी हो जो काला रंग का हो, जिसको सीधे ऐसे रख के हम लोग धूप की किरण जहाँ से पड़ती है वो भाग खुला रहे और उसको 7 से 8 घंटा हम लोग छोड़ देते हैं खुली धूप के सामने, कि जो खुला वाला पार्ट है उसको ऊपर से सीधे धूप लगे। तो इस हिसाब से इसको 7-8 घंटा छोड़ देने के बाद ये संक्रमण मुक्त हो जाता है, जिससे इसके कीटाणु मर जाते हैं और ये 7-8 घंटे के बाद आप इस पानी को उपयोग कर सकते हैं बाढ़ के दौरान। बच्चों, अब जो विधि मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे आसान विधि है, लेकिन बाढ़ के दौरान ऐसा देखा गया है कि जब लोग ऊंचे स्थल पे चले जाते हैं और वर्षा होते रहती है बराबर, उस स्थिति में जलावन का मिलना बहुत कठिन हो जाता है। गैस चूल्हे वगैरह नहीं लोग ले जा पाते हैं, इस वजह से ये विधि को करने में थोड़ी परेशानी आती है। ये विधि में करना कुछ नहीं है, ये बहुत आसान विधि है। इसमें गंदे पानी को या संक्रमित पानी को एक तसले या भगोना में उसको जमा कर लेते हैं और उसको चूल्हे पर खौला देते हैं। 100 डिग्री टेम्परेचर पर जब पानी खौल जाता है थोड़ी देर, उसके बाद उसको हम लोग उपयोग करने के लिए थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद इसे उपयोग कर लेते हैं। यह सबसे आसान विधि है, लेकिन बरसात के समय में चूल्हा और जलावन का काफ़ी मुश्किल से मिल पाता है। इसी वजह से हम लोग इस विधि को अपनाने में थोड़ा परहेज करते हैं। तो बच्चों, ये सारा 4 विधि आपको बताया गया। जो चारों विधि बाढ़ के दौरान आप अगर ऊंचे स्थल पर घर से बाहर जाना हो तो ये 4 विधि को, अगर आपका पानी संक्रमित हो गया हो बाढ़ के पानी से, तो आप उसको साफ कर सकते हैं और शुद्ध पेयजल का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, धन्यवाद। आज हम लोग बाढ़ में स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई का महत्व को विस्तार से समझेंगे। बच्चों, बाढ़ में स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। यदि ये 3 चीज़ों को हम सही तरीके से सुनिश्चित कर लें तो बाढ़ की आपदा में हम बहुत हद तक अपने आप को स्थिर और जोखिम एवं परेशानियों को कम कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज हम लोग बाढ़ में स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई के महत्व को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। बाढ़ में जब सब तरफ पानी भरा हुआ रहता है, स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई की कमी से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। चित्र में आप देख सकते हैं कि बाढ़ के दौरान साफ पीने के पानी में कमी, शौच के निपटान की समुचित व्यवस्था ना होना, कचरा एवं गंदगी का फैलाव एवं स्वच्छ आदतों के व्यवहार में कमी जैसी समस्याएं आती है, जिसके दुष्प्रभाव से बीमारी का फैलना जैसे उल्टी, दस्त, हैजा, मलेरिया, पीलिया, डेंगू इत्यादि, बच्चों में कुपोषण एवं मौत, गंदगी, मानव मल एवं कचरा से
जानवरों का अवशेष से इत्यादि, पानी का प्रदूषण एवं संक्रमित वातावरण होना, संक्रमण फैलने का खतरा। जैसे आपको पता है कि पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है। बाढ़ के दौरान अगर स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान न दें तो संक्रमण तेजी से फैल सकता है। और अंत में स्वच्छता सुविधाओं एवं स्वच्छता सामग्री की व्यवस्था न होने के कारण व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी आती है। अगर हम लोग स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई को बाढ़ के परिदृश्य में समझे तो निम्न रूपरेखा निकल कर आती है। पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था, मानव मल का सुरक्षित निपटान, ठोस कचरे का प्रबंधन, कीट, मच्छर एवं संक्रमण की रोकथाम, तरल कचरे का प्रबंधन, स्वास्थ्य गतिविधियों को प्रोत्साहित एवं बढ़ावा देना। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि लोगों के पास सुविधाओं तक की पहुंच होनी चाहिए, जैसे शौचालय, पानी की सुविधा इत्यादि। स्वच्छ आदतों को बढ़ावा देना होगा, जैसे साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था इत्यादि, एवं साथ में एक अनुकूल वातावरण होना होगा जिससे लोग उसका उपयोग कर सकें। इन सभी गतिविधि अगर सुनिश्चित हो जाए तो लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और बीमारियों से बचाव होगा। बाढ़ के दौरान जो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता है वो है शौचालय। अगर शौचालय बह गया है या टूट गया है या पानी भरा हुआ है तो इसका प्रयोग संभव नहीं होता है और लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर होते हैं, जिसके कारण जल और मल का मिश्रण हो जाता है और संक्रमण और बीमारी का खतरा होता है। इसीलिए मानव मल का सुरक्षित निपटान होना बहुत ज़रूरी है। बाढ़ में शौचालय का निर्माण और इसका तकनीक पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आमतौर पर बायोडाइजेस्टर, इकोसैन, सेप्टिक टैंक, जमीन के ऊपर बना हुआ शौचालय कारगर सिद्ध होता है। अगर शौचालय उपलब्ध न हो तो शौच करने के बाद मल को मिट्टी से ढक देना चाहिए। बच्चों का भी मल सुरक्षित ढंग से निपटान करना चाहिए। बाढ़ के दौरान कूड़ा और कचरा का भी समुचित निपटान होना चाहिए, जैसे कंपोस्ट गड्ढा, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि, जिससे वातावरण स्वच्छ रहता है। बच्चों, बाढ़ के दौरान साफ पानी मिलना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि प्राय जल स्रोत पानी में डूबे रहते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा रहता है। इसीलिए पीने के पानी के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है। साफ पानी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों पर चापाकल लगना चाहिए। यह चापाकल सतह से ऊपर उठाकर लगाना चाहिए। आप तस्वीर में इसको देख सकते हैं। पानी को सुरक्षित और स्रोत को साफ रखने के लिए जल स्रोत के आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। जल स्रोत के आसपास खुले में बच्चों या वयस्कों द्वारा मल मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए तथा मंजन, कपड़ा धोना इत्यादि नहीं करना चाहिए। अगर पीने का पानी का भंडारण करना है तो ढककर एवं जमीन से 3 से 4 फुट ऊपर रखना चाहिए और पानी को पीने से पहले उसको उबाल कर पीना चाहिए। और साथ में बाढ़ के दौरान एवं उसके बाद चापाकल एवं जल स्रोतों का क्लोरीनीकरण करके कीटाणु शोधन करना चाहिए। इससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। बच्चों, हम लोग चापाकल एवं कुआं का शुद्धिकरण और उसे कीटाणु मुक्त करने के लिए घरेलू स्तर पर सरल उपाय के तरीकों को समझेंगे। पहला, घरेलू चापाकल एवं कुआं को साफ करने के लिए 150 से 300 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेकर 10 लीटर पानी में घोल बनाएं। इस पानी को चापाकल का हेड या ऊपरी भाग को खोलकर एवं कुआं में डाल दें। चापाकल में क्लोरीन युक्त पानी डालने के बाद इसका हेड या ऊपरी भाग को दोबारा से लगा दें एवं 10 से 12 घंटों के लिए छोड़ दें। 12 घंटों के उपरांत चापाकल को खूब चलाएं, जिससे क्लोरीन युक्त पानी उससे निकल जाए। जब चापाकल के पानी से क्लोरीन का महक खत्म हो जाए तब उस चापाकल को उपयोग पीने में ला सकते हैं। कुआं में भी क्लोरीन युक्त पानी डालने के उपरांत 10 से 12 घंटों के लिए छोड़ दें। उसके उपरांत ही उसका पानी उपयोग में लाया जा सकता है। हम लोग क्लोरीन की गोली से भी भंडारण किया हुआ पानी को भी कीटाणु मुक्त कर सकते हैं। पानी को हमेशा उबाल कर पीना चाहिए।
पानी को कम से कम 20 मिनट तक उबालना चाहिए और ठंडा होने के बाद ही पीना चाहिए। उबला हुआ पानी कीटाणु रहित हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बाढ़ के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई की अहमियत और बढ़ जाती है। इसके निम्न तत्व हैं: नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए, पीने का पानी हमेशा साफ बर्तन में रखना चाहिए और निकालते समय डंडीदार लोटा या टिश्नी के उपयोग करना चाहिए। भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए और ताज़ा भोजन ही खाना चाहिए। महिलाओं और किशोरियों को व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। माहवारी होने पर केवल सैनिटरी पैड या साफ सूती कपड़े का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों, आप सबको पता ही होगा कि पूरी दुनिया पिछले कई महीनों से कोविड-19 वैश्विक महामारी से परेशान है और संक्रमित व्यक्तियों की संख्या रोज बढ़ रही है। इसीलिए अगर बाढ़ राहत कैंप संचालित हो रही है तो स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी, जैसे सतहों की साफ सफाई, ब्लीचिंग पाउडर के घोल या लाइजॉल से, जैसे दरवाजा, मेज, कुंडी, चापाकल का हैंडल एवं उसका सतह, पानी के नल इत्यादि। बिना छुए हाथ धुलाई की व्यवस्था, जैसे पेडल संचालित हाथ धुलाई जिससे बार बार साबुन से हाथ धोना, बिना छुए पेडल संचालित पीने की पानी की सुविधा, भीड़ नहीं करना एवं 2 व्यक्तियों में 2 गज दूरी बनाकर रखना एवं मुंह का मास्क या कपड़े से ढककर रखना। बाढ़ राहत कैंप में कचरा निपटान के लिए निर्धारित स्थान या कूड़ादान का व्यवस्था होना चाहिए और लोगों को निर्धारित स्थान में कचरा निपटान के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। जो फेस मास्क बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, एक बार इस्तेमाल के बाद उसे साबुन और पानी से अच्छे तरीके से धोकर धूप में सुखा लेना चाहिए और फिर पुनः उपयोग में लाना चाहिए। जो फेस मास्क एक ही बार उपयोग में लाया जा सकता है, उपयोग के बाद सावधानी से उचित स्थान पर निष्पादन करना चाहिए। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह सत्र बहुत पसंद आया होगा एवं इससे प्राप्त जानकारी आपको बाढ़ जैसी आपदा में अपने आप को स्वच्छता, पानी एवं साफ सफाई को और बेहतर तरीके से समझकर अपने आप को और कुशल और प्रभावशाली बना पाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाढ़ग्रस्त इलाकों में ये सबसे आम दृश्य है। बाढ़ के पानी से उस क्षेत्र के चापाकल जीवाणु संक्रमित हो जाते हैं। बाढ़ का पानी जाने के बाद हर चापाकल को उचित तरीके से जीवाणु मुक्त करना अति आवश्यक है। चापाकल को जीवाणु मुक्त करना आसान काम है। इसके लिए 2 बाल्टी, 1 मग, सूती का कपड़ा, अच्छे किस्म का ब्लीचिंग पाउडर, 1 खाली माचिस का डब्बा, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलने के लिए 1 लकड़ी और चापाकल को खोलने के लिए औजार की आवश्यकता होगी। आइए सबसे पहले आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले सिंगुर टाइप चापाकल को
सिंगुर टाइप चापाकल की विधि का इस्तेमाल करना है। जीवाणु मुक्त करने के लिए इसमें भी ब्लीचिंग पाउडर घोल डालते हैं। इसे इसी हालत में 2 घंटे तक या कम से कम 30 मिनट तक छोड़ देते हैं। इसके बाद चापाकल को तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि पानी से ब्लीचिंग पाउडर की गंध हट न जाए। इसके बाद ये इस्तेमाल करने योग्य हो जाता है। बच्चों नमस्ते। आप में से बहुत सारे बच्चे उत्तर बिहार में रहते होंगे और आप लोगों में से बहुत लोगों को बाढ़ का सामना भी करना पड़ रहा होगा। इसीलिए आपदा प्रबंधन के इस सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम में पिछले कई सप्ताह से हम आपके लिए बाढ़ से बचाव के विभिन्न तरीकों को बता रहे हैं और बाढ़ के दौरान शुद्ध पानी का होना भी बहुत ही जरूरी है जो पीने के काम में आता है। तो इन सब से संबंधित आज का एपिसोड था और उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम लोग जो आपने सीखा है उसके आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, अर्थात क्विज खेलेंगे। तो क्विज का नियम आपको पता है। क्विज का नियम यह है कि आपको प्रश्नों को ध्यान से सुनना है, उनके विकल्पों को सही से चयन करना है और उसका उत्तर देना है। और इसके पश्चात हम आपको एक गृह कार्य भी देंगे जिसको आपको सप्ताह भर करना भी है। तो क्या बच्चों आप लोग तैयार हैं कॉपी और कलम के साथ? तो चलिए क्विज की शुरुआत करते हैं। आज के सत्र के सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, बाढ़ के दौरान बीमारियों से बचने के लिए निम्न में से किस प्रकार की सावधानियां जरूरी हैं? इसके विकल्प हैं। पहला, खाना ढककर रखें और हल्का भोजन करें। दूसरा, पानी उबालकर पिएं। तीसरा, बाढ़ के पानी में ना खेलें। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है चौथा विकल्प, अर्थात उपरोक्त सभी। दूसरा सवाल, बाढ़ के दौरान पेयजल स्रोत को संक्रमण मुक्त करने के लिए इनमें से किस पाउडर का उपयोग किया जाता है? इसके विकल्प हैं। पहला, ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा, बोरिक पाउडर। तीसरा, बेंजामिन पाउडर। चौथा, चारकोल पाउडर। बच्चों यह सवाल पहले भी हमने पूछे हैं आपसे, तो उम्मीद करता हूं आपको सही जवाब पता होगा। सही जवाब है पहला विकल्प, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर। तीसरा सवाल, बाढ़ के उपरांत निम्न में से कौन सी बीमारी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? इसके विकल्प हैं। पहला, डायरिया। दूसरा, हृदय रोग। तीसरा, किडनी की बीमारी। चौथा, मस्तिष्क की बीमारी। तो इसका सही जवाब है पहला विकल्प, अर्थात डायरिया। चौथा सवाल, डायरिया के निम्न में से कौन से लक्षण हैं? इसके विकल्प हैं। पहला, पेट में दर्द होना। दूसरा, उल्टी होना। तीसरा, पतला पैखाना होना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब है चौथा विकल्प, अर्थात उपरोक्त सभी। पांचवा सवाल, बाढ़ आने के उपरांत निम्न में से किस प्रकार की बीमारी होती है? इसके विकल्प हैं। पहला, डायरिया। दूसरा, टाइफाइड। तीसरा, चर्म रोग। चौथा, मलेरिया। पांचवा, उपरोक्त सभी। बच्चों यह सवाल मैंने पहले भी पूछा है, तो उम्मीद करता हूं आपको सही जवाब पता होगा। इसका सही जवाब है पांचवा विकल्प, अर्थात उपरोक्त सभी। मतलब बाढ़ आने के बाद डायरिया भी होने का खतरा रहता है, टाइफाइड भी होने का खतरा रहता है, चर्म रोग भी होने का खतरा रहता है और मलेरिया होने का भी खतरा रहता है। छठा सवाल, रिलीफ कैंप में कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए इनमें से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? इसके विकल्प हैं। पहला, मास्क का प्रयोग हमेशा करना है। दूसरा, सामाजिक दूरी बनाकर रखना है। तीसरा, कैंप से बाहर बेवजह नहीं घूमना है। चौथा, व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देते हुए बार बार साबुन से हाथ धोते रहना है। पांचवा, उपरोक्त सभी। बच्चों यह सवाल पहले भी आया है, तो उम्मीद करता हूं आपको सही जवाब पता होगा। इसका सही जवाब है
पांचवा विकल्प अर्थात उपरोक्त सभी। अब अभी तक हमने आपसे 6 सवाल पूछे, अब वक्त है गृह कार्य का। आज आपने बाढ़ एवं इससे बचाव के बारे में सीखा। अब आपको करना क्या है, इसे अपने माँ पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों को बताएं। साथ ही अपने परिवार के साथ मिलकर चापाकल के पानी को संक्रमण मुक्त करने हेतु विभिन्न तरीकों का अभ्यास करें। बच्चों, यह तो था आज का क्विज और गृह कार्य। अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे एक नए क्विज और एक नए गृह कार्य के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, आपको मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार। जैसा कि हम जान रहे हैं कि पिछले कई सप्ताह से आप लोग बाढ़ के विषय पर बहुत सारी जानकारियां लेते आ रहे हैं, तो इस शनिवार को भी आज आपने बाढ़ के बारे में एवं उसके बचाव के बारे में विभिन्न तरीकों के बारे में जाना और सीखा, और बाढ़ के दौरान होने वाले बीमारियों के बारे में भी और उससे बचने के लिए क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए ये भी जाना और सीखा। बाढ़ के दौरान साथ ही आपने ये भी देखा और सीखा कि किसी भी संक्रमित पानी को हम पीने योग्य कैसे बना सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बच्चों, आज हमारे साथ बिहार यूनिसेफ पटना की शिक्षा विशेषज्ञ मैडम प्रमिला मनोहरम ने आप लोगों को बाढ़ के दौरान रिलीफ कैंप में किस तरह से शैक्षणिक व्यवस्था को व्यवस्थित कैसे किया जा सकता है ताकि किसी भी शिक्षा व्यवस्था में कोई भी रुकावट ना आए, इसके बारे में भी आपने उनसे बहुत से बातें जानी और सीखी। आज के इस क्विज में आपको बहुत मज़ा आया होगा। बहुत से प्रश्न पूछे गए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे और एक होमवर्क भी दिया गया जो आपको अवश्य करना है। तो बच्चों, आज के इस पूरे सत्र में आपको बहुत सी नई जानकारियाँ मिली और मुझे उम्मीद है आज आपने जो भी सीखा वो आप अपने माता पिता, दोस्तों, मित्रों को अवश्य बताएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अगले शनिवार को एक नए विषय पर ढेर सारी जानकारियाँ लेकर आपसे फिर मिलूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को सुबह 9 बजे डीडी बिहार चैनल पर इसी वक्त ज़रूर देखेंगे। तो बच्चों, तब तक के लिए मैं आपका इंतज़ार करूँगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।